तोकोलोशे एक मिथिकल क्रीचर है जो कि ज़ूलू फोकलोर से ओरिजिनेट हुआ है और समय के साथ साथ पूरे अफ्रीका में फैल गया। तोकोलोशे को एक छोटा शरारती क्रीचर की तरह डिपिक्ट किया गया है जो कि ह्यूमंस यानी इंसान को किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाता है। अब लोकल लोगों की माने तो तोकोलोशे को विचेस या सॉर्सरर्स ने बनाया है और इसे मैजिकल पावर्स दे दिए हैं, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस के लिए ये इनविजिबल है और इसे सिर्फ वो लोग ही देख सकते हैं जो कि ट्रेडिशनल अफ्रीकन बिलीफ से स्टार्टिंग से कनेक्टेड है। तोकोलोशे को एक शैतान घोस्ट की तरह दिखाया जाता है जो कि ह्यूमंस को परेशान करके खुश होता है और उन पर प्रैंक्स वगैरह खेलता है। ऐसा कहा जाता है कि तोकोलोशे लोगों के घर में उस समय एंटर करता है जब वो लोग सो रहे होते हैं एंड देन वो लोगों पे अटैक कर देता है। लोगों का ऐसा मानना है कि तोकोलोशे अपने विक्टिम्स को सफोकेट करके या फिर अपने शार्प क्लॉज से उन्हें टीयर अपार्ट करके जान से भी मार सकता है। अब अपने आप को तोकोलोशे के अटैक से बचाने के लिए अफ्रीकन लोगों ने कई सारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स वगैरह डेवलप कर लिए हैं। कई केसेस में इन प्रैक्टिस के काफी डरावने परिणाम हुए हैं। फॉर एग्जांपल 2005 में एक आदमी ने अपनी बीवी और अपने 2 बच्चे को जान से मार दिया और पुलिस के अरेस्ट करने पर कन्फेस किया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका मानना था कि उन्हें तोकोलोशे ने पजेस कर लिया था। जी हाँ, अभी रिसेंट ईयर्स में तोकोलोशे का लेजेंड अफ्रीका लोगों के बीच डिबेट का एक टॉपिक बन गया है, जहां एक ग्रुप ये मानता है कि तोकोलोशे के अर्बन लेजेंड्स को मानने से लोगों में सुपरस्टिशन एंड फियर के अलावा कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। वहीं दूसरे लोग ये मानते हैं कि तोकोलोशे का अर्बन लेजेंड अफ्रीकन फोकलोर और हेरिटेज का एक इंटीग्रल पार्ट है और इसे प्रिजर्व करने की जरूरत है। माय पर्सनल बिलीव इज कि लोगों को ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि ये सब एक सुपरस्टिशियस बिलीव है, ऑल्दो कहानी की तरह इसे आगे बढ़ाना चाहिए ताकि लोग इसे एंटरटेन हो सके, साथ ही अपने कल्चर रेफरेंस को भी समझ सके। वैसे आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हाँ, आपकी ओपिनियन मेरे से अलग हो सकती है। मामी वाता एक अफ्रीकन स्पिरिट है जिसके बारे में मिक्स्ड इंटरप्रिटेशंस एंड स्टोरीज आज तक एग्जिस्ट करती हैं। एक तरफ ऐसा कहा जाता है कि मामी वाता एक ऐसी डेटी है जो कि किसी भी इंसान के लिए गुड लक ला सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा कहा जाता है कि मामी वाता एक इविल स्पिरिट है जो कि लोगों के जिंदगी में मिसफॉर्चून लाती है, यानी कि अपशकुन। मामी वाता के फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो इन्हें बहुत ही खूबसूरत लेडी की तरह दिखाया गया है, जहां उसके काले लंबे बाल हैं और कुछ कुछ फीचर्स फिश यानी कि मछली से भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मछली ऐसा पूंछ है। लगभग अपने सारे डिपिक्शन में मामी वाता सी क्रीचर से घिरी रहती है और ये दिखाता है कि कैसे इनका एक गहरा कनेक्शन है सी यानी समुद्र और समुद्री जीवों से। इसके साथ साथ मामी वाता काफी सारी ज्वेलरी वगैरह पहनती है, विच ऑल्सो गिव्स हर द अपीयरेंस ऑफ ए डेटी। मामी वाता के ओरिजिन की स्टोरी बिल्कुल भी क्लियरली मेंशन तो कहीं नहीं मिलेगी, येट ऐसा कहा जाता है कि मामी वाता का लेजेंड दरअसल अफ्रीकन और यूरोपियन ट्रेडिशन का एक फ्यूजन है। अब ऐसा मान लेना भी सही है क्योंकि मामी वाता की कई इमेजेस को देखकर ऐसा साफ दिखाई देता है एज इफ वो यूरोपियन स्टाइल मरमेड से इंस्पायर्ड है। वहीं दूसरी तरफ मामी वाता का ओशन और सी क्रीचर्स के साथ एसोसिएशन एकदम अफ्रीकन कैरेक्टर्स एंड ट्रेडिशन से उठाया हुआ है। तो हाँ, यहाँ मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसे मरमेड से कंपेयर करते हैं या फिर आप इसे एक अलग ही एंटिटी मानते हैं। जो भी आप सोचते हो कमेंट्स में जरूर बताना। नाउ नेक्स्ट अप इज द चित्तौरी, और ये नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा। अगर नहीं सुना सुना लग रहा है तो आगे जो मैं बताऊंगा उससे जरूर आपको याद आ जाएगा। तो अफ्रीका में ऐसा माना जाता है कि चित्तौरी नाम के एक हाईली इंटेलिजेंट बीइंग्स अफ्रीकन गवर्नमेंट और बिजनेसेस को कंट्रोल करते आ रहे हैं और इन पर अपना डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रखते हैं। कई लोग ऐसा मानना है कि ये हाईली इंटेलिजेंट बीइंग्स दरअसल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स हैं, जी हाँ, एलियन, जो कि अपनी पावर्स का यूज करके ह्यूमंस के बीच रहते हैं और उनकी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पावर्स का यूज करके उन्हें कंट्रोल करते हैं। अब जो लोग मार्वल कॉमिक्स वगैरह को फॉलो करते आ रहे हैं उन लोगों को याद होगा कि चित्तौरी को मार्वल कॉमिक यूनिवर्स में 2008 में सबसे पहली बार सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी लाइन में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां इन्हें ऐसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर्स की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि अर्थ को इन्वेड करके इस पे कब्जा करना चाहते हैं। सिमिलरली 2012 की मार्वल मूवी अवेंजर्स में चित्तौरी को पावरफुल एलियन आर्मी की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि अर्थ पर लोकी के ऑर्डर पे आए थे इन ऑर्डर टू कॉन्कर अर्थ एंड रूल ओवर ह्यूमन रेस। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मार्वल का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है और क्यों यहां सिमिलैरिटीज थी।
फ्लाइंग स्नेक या फिर फेदर्ड सर्पेंट एक ऐसा क्रीचर है जो कि अफ्रीकन माइथोलॉजी एंड फोकलोर में अपीयर होता है। इस अफ्रीकन लेजेंड की कहानी अफ्रीका के लोकल लोगों की कम्युनिटी से ओरिजिनेट हुई है। अब लेजेंड्स की माने तो फ्लाइंग स्नेक पहले इडेमिली नाम की एक डेटी हुआ करते थे जो कि इस कम्युनिटी के लोगों की फसलों और उनके जमीनों को प्रोटेक्ट एंड फर्टाइल रखने का काम करते थे। लेकिन एक दिन इस कम्युनिटी के लोगों ने इडेमिली के बताए हुए रूल्स एंड प्रैक्टिसेस को तोड़ दिया जो कि इडेमिली की डिसरेस्पेक्ट के समान था। हेंस गुस्से में आए हुए इडेमिली ने अपने आप को फ्लाइंग स्नेक के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया, जिसके बाद वो जहां भी फ्लाई करते हुए गए उन्होंने हर उस जगह पे तबाही मचा दी और अपना कहर ढा दिया। इसके बाद लोगों ने, जो कि काफी परेशान थे, वो एक पावरफुल मेडिसिन मैन को बुलाए जिसने इस फ्लाइंग स्नेक को कैप्चर कर लिया और इसे इसके ओरिजिनल फॉर्म में ले आया। पर क्योंकि इडेमिली अभी तक रिजेंटफुल और एंग्री थे, इसलिए वो पूर्णतः अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौटने से इनकार कर दिए। फ्लाइंग स्नेक के बारे में एक और स्टोरी माली के बम्बारा लोगों के पास से आती है, जहां फ्लाइंग स्नेक ओरिजिनली एक स्पिरिट था जो कि क्लाउड्स में रहा करता था और रेन्स एंड विंड्स दोनों को कंट्रोल करने का काम किया करता था। समय के साथ साथ बम्बारा के लोग फ्लाइंग स्नेक्स को प्रेज करना, उसे ऑनर करना और उसके प्रति रिस्पेक्ट दिखाना भूलने लग गए, जिससे गुस्से में आकर फ्लाइंग स्नेक ने स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स वगैरह स्टार्ट कर दिए, जिससे बम्बारा के लोगों की जमीन और फसल दोनों खराब होने लग गई। फ्लाइंग स्नेक से बचने के लिए बम्बारा के लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव वॉरियर से कांटेक्ट किया, जिसने फ्लाइंग स्नेक को कॉन करके यानी कि बेवकूफ बनाकर कैप्चर कर लिया और उसे जमीन पे ले आया, जहां आते ही फ्लाइंग स्नेक की सारी पावर्स चली गई। यहाँ आकर फ्लाइंग स्नेक ने लोगों के साथ बातचीत करी और उन लोगों से प्रॉमिस किया कि वो उनके लिए वेदर ठीक कर देगा, और उन लोगों ने भी प्रॉमिस किया कि वो लोग उसकी रेस्पेक्ट करेंगे और उसे सही तरह से ऑनर किया करेंगे। इसके बाद फ्लाइंग स्नेक वापस से आसमान में चला गया और सब कुछ पहले की तरह ही ठीक हो गया। अब इस कहानी को सुनकर मेरे मन में आता है कि जरूर कभी ना कभी ऐसा पीरियड रहा होगा जहां पे काफी सारा फ्लड आया होगा, बाढ़, वेदर चेंज एंड ऑल दैट, एंड देन लोगों ने प्रे वगैरह किया होगा, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो गया होगा। देन इस तरह की कहानियां बनाई गई होंगी जिससे लोग एसोसिएट करते हैं, और वहां के लोग इसमें काफी मानते हैं। तो यहाँ आप मुझे भी कमेंट से बता सकते हो कि ऐसी कहानियों की ओरिजिन कहां से होती होगी, आपकी क्या थॉट प्रोसेस है। तो ज़ाम्बेज़ी रिवर गॉड, या जिसे न्यामी न्यामी के नाम से भी जाना जाता है, दरअसल जिम्बा और जिम्बाब्वे में रहने वाला टोंगा पीपल की माइथोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट डेटी है, और इसे ज़ाम्बेज़ी रिवर का एक प्रोटेक्टर की तरह देखा जाता है, जो कि अफ्रीका का 4th लॉन्गेस्ट रिवर है। न्यामी न्यामी को एक सर्पेंट की तरह डिपिक्ट किया गया है, जो कि एक ड्रैगन के शरीर के साथ एक स्नेक के हेड को धारण किए हुए है और ज़ाम्बेज़ी के रिवर के डेप्थ्स में रहता है। ये वेदर, थंडर एंड लाइटनिंग वगैरह को कंट्रोल करता है। न्यामी न्यामी से रिलेटेड एक फेमस थियरी की माने तो न्यामी न्यामी को अपने लवर से अलग कर दिया गया था, जिस वजह से वो एक फियर स्पिरिट में कन्वर्ट हो गया। अब हुआ दरअसल ये था कि न्यामी न्यामी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पावरफुल गॉडेस से शादी किया था, जो कि ज़ाम्बेज़ी रिवर में ही रहा करती थी। कुछ समय बाद यूरोपियन कोलोनाइजर्स इस एरिया में आ गए, जहां उन्होंने ज़ाम्बेज़ी रिवर पर करीबा डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद यहाँ एक बड़ा तालाब बनता और इससे वो लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते। इस सिचुएशन से न्यामी न्यामी और उसकी मेट दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन दोनों ने ही कंस्ट्रक्शन को रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उनकी किसी कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में जाकर डैम का काम पूरा हो गया, जिससे यहाँ फ्लड्स वगैरह आ गए, जिससे कई मासूम लोगों की जान चली गई, और इन्हीं में से एक फ्लड में न्यामी न्यामी की मेट भी बह गई और उसकी मौत हो गई। इसके कुछ दिन बाद न्यामी न्यामी भी इस रिवर की गहराइयों में कहीं गायब हो गया, और इसके बाद से इस एरिया में कोई ना कोई बड़ा हादसा होता ही रहा है। लोगों ने ऐसा मानना शुरू कर दिया कि ये सारे इंसिडेंट्स न्यामी न्यामी से ही लिंक्ड है, और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसी डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से उसकी मेट और उसके मासूम वर्शिपर्स की डेथ हुई थी, और वो आज तक अपना बदला ले रहा है। न्यामी न्यामी और ज़ाम्बेज़ी रिवर अपने कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के साथ साथ अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गया है। तो हाँ, अगर आप वहां कभी घूमने जाएंगे तो इस तरह की लोक कथाएं आपको जरूर सुनने मिल जाएंगी। लेपर्ड मैन, या जिसे द लेपर्ड कल्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही मिस्टीरियस सोसाइटी है जो कि अफ्रीका के अर्बन लेजेंड्स एंड मिथ्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। नाउ टू बी वेरी प्रिसाइज, वेस्ट अफ्रीका का एक क्लैंडस्टाइन ग्रुप है। अब जिन्हें यहाँ नहीं पता कि क्लैंडस्टाइन ग्रुप क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं कि एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि अपनी एक्टिविटीज एंड अपने एग्जिस्टेंस को सीक्रेट रखता है, ताकि वो लॉ इन्फोर्समेंट से बच कर रहे और उन्हें कोई लीगल एक्शन ना फेस करना पड़े। तो लेपर्ड मैन या लेपर्ड ग्रुप के बारे में कई सालों तक क्यूरियोसिटी बनी रही, और कई
दशकों तक इसकी एक्टिविटीज पर नजर रखने के बाद यूरोपियन कॉलोनियल अथॉरिटीज ने इसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन ये सोसाइटी इतना ज्यादा छिपकर एग्जिस्ट करती आ रही है कि इसे पूरी तरह खत्म तो क्या पूरी तरह खोजना भी नामुमकिन है। इन कंक्लूजन, लिपर्ड ग्रुप एक ऐसी अफ्रीकन सोसाइटी है जिसके साथ डर, आतंक और ब्लैक मैजिक ऑकल्ट प्रैक्टिसेस जैसे टर्म्स हमेशा जुड़े रहेंगे। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं कि ऐसी कोई सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती, वहीं ज्यादातर लोग मानते हैं कि हाँ, ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। अब सच क्या है ये मुझे भी नहीं पता, तो मैं आप पे छोड़ देता हूं कि आप क्या मानना चाहोगे। नाउ फाइनली हमारा आखिरी अर्बन लेजेंड है द क्राइंग बॉय। तो ऐसा कहा जाता है कि अफ्रीकन ओरिजिन के एक आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई पेंटिंग द क्राइंग बॉय तब इनफेमस होने लग गई जब अचानक ही अफ्रीकन कंट्रीज में एक के बाद एक हाउस फायर्स के केसेस सामने आने लगे, और हर एक केस में जो एक चीज कॉमन थी वो था इस पेंटिंग का वहां प्रेजेंट होना, जिसके बाद इस पेंटिंग को कर्स्ड कंसिडर किया जाने लगा। सो अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स, द क्राइंग बॉय पेंटिंग में एक आंसू से भरे आंखों वाले लड़के को दिखाया गया है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है एज इफ वो अभी ही रोने वाला है। इस पेंटिंग में एक बड़ी अजीब बात यह है कि इसके व्यूअर्स का ऐसा मानना है कि इस पेंटिंग वाले लड़के की आंखें उन्हें फॉलो करती हुई फील होती हैं। लीजेंड्स की माने तो इसे एक कर्स्ड पेंटिंग की तरह इसलिए देखा जाता है क्योंकि जहां भी इस पेंटिंग को रखा जाता है वहां कोई ना कोई फायर रिलेटेड मिसहैपनिंग हो ही जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि उस पेंटिंग में दिखने वाला लड़का एक असली लड़का हुआ करता था जो कि एक हाउस फायर एक्सीडेंट में मारा गया था। इसके बाद से ही ये पेंटिंग कर्स्ड हो गई, और जो भी इस पेंटिंग को अपने पास रखता है उसमें किसी न किसी तरह की मिसफॉर्चून आएगी, एंड यूजुअली वो फायर से रिलेटेड होगी। इस पेंटिंग से रिलेटेड कुछ और रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि इसे अपने घर में रखने वाले लोगों को कई बार इस पेंटिंग से कुछ फेंट क्राइज जैसी आवाजें आती हैं, और कई बार इसमें से किसी के क्रीपी लाफ्टर की आवाज भी सुनने में आई है। हालांकि इससे जुड़ा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, साथ ही कोई कह भी नहीं सकता कि ये पेंटिंग सचमुच में कर्स्ड है या फिर नहीं, या फिर जो भी इंसिडेंट्स हुए वो महज एक कोइंसिडेंस थे। पर हाँ, लोगों का काम है इन कोइंसिडेंट्स में कुछ तो रास्ता देखना, कुछ चीजों को निकालना, और यही वजह है कि फोकलोर, सुपरस्टिशंस, ऐसी चीजें हमारे सामने आती है। अब जो भी हो, सच या झूठ, सुनने में ये काफी दिलचस्प है। नाउ लाइक आई प्रॉमिस बिफोर, जो लोग भी वीडियो के एंड तक बने हैं उनके लिए मैं एक स्पेशल अर्बन लेजेंड लेकर आया हूं, जो कि है ट्री ऑफ डेथ। तंजानिया में एक ट्री ऑफ डेथ के नाम से जाने जाने वाला अर्बन लेजेंड एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक मिस्टीरियस ट्री है जिसके आसपास नेगेटिव एंड मेलवलेंट एनर्जी एंड फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। इस ट्री के कांटेक्ट में आने वाले इंसान के साथ ये एनर्जीज अटैच हो जाती हैं, और इसके बाद उस आदमी के साथ सीरीज ऑफ बैड इवेंट स्टार्ट हो जाती हैं। लेजेंड्स की माने तो ये ट्री एक एंशिएंट एंड काफी ओल्ड ट्री है जो कि तंजानिया के एक डिजर्टेड आइसोलेटेड इलाके में सिचुएटेड है। इस ट्री पर एक भी पत्ते नहीं हैं, और इसके सभी ब्रांचेस ट्विस्टेड है, मतलब अजीब तरह से मुड़े हुए और काफी डार्क कलर के हैं। ऐसा कहा जाता है कि गलती से भी अगर कोई इस ट्री के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसके साथ एक कर्स लग जाता है, जिसके रिजल्ट में वो इंसान अचानक बीमार हो सकता है, इवन उसका एक्सीडेंट हो सकता है, इवन उसकी आकस्मिक मृत्यु तक हो सकती है। अब ये ट्री सिर्फ उस ह्यूमन के साथ बुरा नहीं करता जो कि इसके कांटेक्ट में आए थे, बल्कि ये कर्स उस ह्यूमन की फैमिली को भी नेगेटिव वेज में अफेक्ट करता है। अब इस अर्बन लेजेंड को एज ए वार्निंग भी यूज किया जाता है ताकि तंजानिया में आए हुए लोग यहाँ वहां ना घूमे और अननोन जगहों को एक्सप्लोर करने ना निकल जाए। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बस कॉशनरी वे में ही कहा गया है ताकि टूरिस्ट वगैरह यहाँ कर अपने आप को किसी मुसीबत में ना डाल ले, और यहाँ के नेचर और इन्वायरमेंट की रेस्पेक्ट करे और इनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना करे। अब भले ही ट्री ऑफ डेथ का अर्बन लेजेंड सच ना हो, लेकिन इट सर्व्स एज ए रिमाइंडर कि फोकलोर्स में कितनी पावर होती है और किस तरह ये अपने लिसनर्स के मन में इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी को जगा सकते हैं।